नमस्कार, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर CH। फ्रेंड्स, TGT प्रैक्टिस पेपर वन लाइनर जो है मैंने टोटल 26 वन लाइनर प्रैक्टिस पेपर दे दिया है। आज से हम लोग एक नया फटाफट रिवीजन सीरीज़ लेकर के आए हैं फ्रेंड। TGT इंग्लिश का फटाफट रिवीजन सीरीज़ 1 है आज आपके समक्ष। इसको ध्यान रखिएगा, समय का बहुत ख्याल करना बहुत ही ज़रूरी है और समय को देखते हुए फटाफट रिवीजन हम लोग करेंगे। आज से लगातार रोज़ शाम को 9 बजे फटाफट रिवीजन सीरीज़ चलता रहेगा, आता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिएगा रिवीजन सीरीज़ के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज TGT रिवीजन सीरीज़ फर्स्ट। सबसे पहले आपको हाईलाइट बता देता हूँ। आज के सीरीज़ में लगभग 121 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से सबसे पहले आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर्स देखने को मिलेगा। उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ से संबंधित बेहतरीन क्वेश्चंस देखने को आज मिलने वाले हैं। फिर विलियम शेक्सपियर से संबंधित क्वेश्चंस हैं और आफ्टर दैट जॉन मिल्टन। गाल्सवर्दी के मात्र 6 से 7 क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड कर पाया है आज के सेशन में। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड। नंबर 1, विच इज़ द पीरियड ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है 1789 होता है, लेकिन कह रहे हैं कि पीरियड पूछा है तो फ्रेंड्स 1789 टू 1799। इसको ध्यान रखिएगा, कब हुआ था तो लोग बोलते हैं 1789 में, लेकिन पीरियड पूछ रहा है तो 1789 से लेकर के 1799 तक। ठीक है। नंबर 2, स्लेव ट्रेड। स्लेव ट्रेड समझ रहे हैं ना, गुलाम का जो व्यापार होता है, गुलामों का जो व्यापार होता है वह एबोलिश हुआ था इंग्लैंड में। कब वह पूछ रहा है तो 1787 में, यानी 1787 में जो गुलाम या दास्ता का जो व्यापार होता था वह जड़ से ख़त्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया 1787 में। नंबर नेक्स्ट है कि ओ ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट एंड नेवर द ट्विन कैन मीट हु होल्ड दिस व्यू। फ्रेंड आपको बता दें इस लाइन को किसने इस व्यू को दिया है तो वो है रुडयार्ड किपलिंग। तो कह रहा है कि ईस्ट इज ईस्ट अर्थात पूर्व पूर्व होता है, पश्चिम पश्चिम होता है, नेवर द ट्विन कैन मीट, और ये जो ट्विन माने दोनों है ना वो कभी नहीं मिल सकते, ऐसा बोला गया है रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। रुडयार्ड किपलिंग की बात करते हैं फ्रेंड्स तो 1865 में इनका जन्म होता है। ठीक है। और 1936 बोले तो 1936 में इनका डेथ हो जाता है। बर्थ कब है 1865 में और 1936 में इनका डेथ होता है। ये जो लाइन है फ्रेंड्स, ईस्ट इज़ ईस्ट एंड वेस्ट इज़ वेस्ट जो है द बैलेड ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट पोयम से लिया गया है, जो प्रकाशित हुआ था 1889 में। एक चीज़ और आपको बता दें रुडयार्ड किपलिंग के बारे में, 1907 में इन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इसको भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वाज बिलीव्ड to be a classicist in literature, royalist in politics and Anglo-Catholic in religion। तो T.S. Eliot हैं। T.S. Eliot आपको बता दें फ्रेंड, इनका जन्म 1888, हाँ शायद 1888 में पैदा होते हैं। 1965 में इनका डेथ होता है। 1948 में इनका ऑर्डर ऑफ मेरिट और नोबेल प्राइज़ से नवाजे जाते हैं। T.S. Eliot हैं और कह रहे हैं कि लिटरेचर में क्लासिसिस्ट हैं, पॉलिटिक्स में रॉयलिस्ट हैं और रिलीजन में एंग्लो कैथोलिक हैं। T.S. Eliot के बारे में बातें बोली जाती हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नंबर नेक्स्ट है द कॉफ़ी हाउस कल्चर। बड़ी फेमस है, हमेशा पूछा जाता है कि कॉफ़ी हाउस कल्चर जो है कब फ्लोरिस्ड हुआ था इंग्लैंड में, तो कब, तो द एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, अर्थात डॉक्टर जॉनसन, सैमुअल जॉनसन के दौरान यह कॉफ़ी हाउस कल्चर जो फ्लोरिस्ड हुआ था। द कॉमनवेल्थ एज कब वॉज द पीरियड। तो कॉमनवेल्थ पीरियड की अगर आपको बता दें तो 1649 से 1660। 1660 से रेस्टोरेशन पीरियड शुरू हो जाता है। 1649 से पहले कैरोलाइन था और कैरोलाइन से पहले जैकोबियन था। ठीक है, जैकोबियन था, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है ना। 1603 से 1625, 1625 से 1649 और 1649 से 1660 और 1660 से 1685 रेस्टोरेशन। व्हेन डिड जॉर्ज थर्ड सक्सीड द थ्रोन। तो आपको बता दें कब मिले था तो 1760 में जॉर्ज थर्ड जो है आसीन हुए थे थ्रोन पे। द टाउन एंड द कंट्री माउस, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट वर्क हो जाता है, मैथ्यू प्रियर का वर्क है। द टाउन एंड कंट्री माउस जो है क्रिएशन ऑफ मैथ्यू प्रियर। लेकिन आपको बता दें ये जो है जो एसएफ फेबल्स होते हैं ना उस पर बेस्ड है। Cardamom and Cinewolf were
2 फेमस पोएट्स। तो कह रहा है कि जो काइडमैन है, और एक स्पेलिंग गलत है, कॉडमैन और सिनेवुल्फ जो हैं 2 फेमस पोएट्स हैं। दे वे चासर्स प्रेडेसेसर मतलब चासर से पहले के 2 पोएट्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। विच इज़ द फर्स्ट ट्रेजेडी रिटेन इन इंग्लिश, तो गोरबोडक है, ठीक है, गोरबोडक, पेरेक्स फोरेक्स शायद बोलते हैं इसको। नंबर 11 है फ्रेंड, कह रहा है कि क्वीन एलिजाबेथ हैड बीन रेनिंग नियरली ईयर्स व्हेन विलियम शेक्सपियर वाज बॉर्न। विलियम शेक्सपियर जब पैदा हुए थे फ्रेंड, तो आपको बता दूं वह था 1564, और 6 साल पहले का रंग लगाएंगे तो 1558 में इनका शुरू होता है। क्वीन एलिजाबेथ का जो शासनकाल 1558 से शुरू होकर के, ठीक है, 1603 तक जाता है, जिसे हम एलिजाबेथन एज बोलते हैं। और वही 1603 से लेकर के 1625 के बीच में जैकोबियन बोलते हैं, जिसे जेम्स प्रथम संभाले हुए थे, और उसके बाद चार्ल्स प्रथम आ जाते हैं, कैरोलिन बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। जॉन विलियम शेक्सपियर, यानी कौन है वो? विलियम शेक्सपियर के पिता हैं जॉन शेक्सपियर। हैप्पीली मैरिड मैरी एडन इन 1557। तो कह रहा कि 1557 में जॉन शेक्सपियर ने मैरी एडन से शादी किया था, ठीक है, मैरी एडन से शादी किया था। और वही 1558 से क्वीन एलिजाबेथ का शासन शुरू हो जाता है, और 1564 में विलियम शेक्सपियर का जन्म होता है। गोरबोडक जो माना जाता है, जो ट्रेजेडी है ना, फर्स्ट ट्रेजेडी माना जाता है गोरबोडक को, तो वो कह रहा है कि 1561 में लिखा गया था, ठीक है, 1561 में लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। मास्टन, चैपमैन एंड वेबस्टर पास्ड अवे इन द ईयर। तो ये भी लाइन इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो मास्टन है, चैपमैन है और वेबस्टर हैं, ये तीनों लोग कब मरे थे? तो 1634 में, ठीक है, 1634। विलियम शेक्सपियर पास्ड अवे ड्यूरिंग द रेन ऑफ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पैदा हुए थे एलिजाबेथन एज में, अर्थात क्वीन एलिजाबेथ के शासनकाल में, जबकि इनका डेथ होता है 1616 में जेम्स प्रथम के शासनकाल में। इसको भी ध्यान में रखिएगा। वोकेशियो फर्स्ट अटेम्प्टेड प्रोज एडवेंचर द डिकोमेरॉन इन इटली। तो वोकेशियो लिखे थे द डिकोमेरॉन, और वो कहाँ लिखे थे? तो इटली में, ठीक है, एक प्रोज एडवेंचर है। एडमंड बर्के अ रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन रिजल्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कह रहा है कि क्या रिजल्ट निकला जब एडमंड बर्के ने रिफ्लेक्शन ऑन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर फोकस किया था, तो क्या रिजल्ट निकला? तो वार विथ फ्रांस, क्या हुआ था? फ्रांस के साथ युद्ध हुआ था, ऐसा बोला जा रहा है। नंबर 18 है फ्रेंड्स, व्हेन डिड द ग्रेट फायर ऑफ लंदन टेक प्लेस। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लेग के बारे में हम लोग पढ़े हैं, लेकिन ये ग्रेट प्लेग नहीं है, ग्रेट फायर है। कह रहा है ग्रेट फायर हुआ था लंदन में 1666 में, अर्थात 1666 में यह आग लगा था लंदन में, इसको भी ध्यान में रखिएगा। हाउ मेनी ईयर्स एगो वाज द एम्पायर ऑफ बेबीलोन एट इट्स जेनिथ। कह रहे हैं कि जो बेबीलोन साम्राज्य था वह कितने वर्ष अपने शिखर पर था? तो वो कह रहे हैं लगभग 2500 साल। 2500 साल जो है वो अपने जेनिथ पर था, समिट पे था, शिखर पे था, ऐसा बताया जा रहा है। रूलर राइट्स रिलीज इन द ईयर। तो कह रहे हैं कि जो रूरल राइट्स है फ्रेंड्स, वो रिलीज हुआ था कब? 1830 में, ठीक है, 30 में। द रूरल म्यूज जो 1835 में आया है, इज पोयम बाय जॉन क्लेयर। जॉन क्लेयर के द्वारा लिखा गया एक पोयम है द रूरल म्यूज 1835। नंबर 22 है फ्रेंड्स, हु सेज द रोमांटिक मूवमेंट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल जीनियस रेदर देन द एस्टेब्लिश रूल्स। ये देखिए बोला गया रोमांटिक मूवमेंट के बारे में, किसने बोला है कि रोमांटिक मूवमेंट जो था एक एक्सप्रेशन था आप इंडिविजुअल जीनियस, यानी व्यक्तिगत प्रतिभा का जो एक्सप्रेशन था उसका, उसके अपेक्षा एस्टेब्लिश रूल्स, जो एस्टेब्लिश रूल्स थे उसकी अपेक्षा था। तो ये W.J. लॉन्ग के द्वारा स्टेटमेंट बोला गया है, इसको ध्यान रखिएगा। वालेरियस इज अ नॉवेल बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स। तो वालेरियस जो है एक नॉवेल है फ्रेंड, किसके द्वारा? J.G. लॉकहार्ट के द्वारा, और एक स्कॉटिश राइटर है और नॉवेलिस्ट हैं। आपको बता दें J.G. लॉकहार्ट के बारे में, और मैं आपको बता दूं तो आप वाल्टर स्कॉट का नाम सुने होंगे। वाल्टर स्कॉट के ये दामाद हैं, ठीक है, वाल्टर स्कॉट के जो J.G. लॉकहार्ट है ना, वह वाल्टर स्कॉट के दामाद हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अर्थात इनके लॉकहार्ट साहब के ससुर हुए कौन? वाल्टर स्कॉट, स्कॉटिश राइटर भी हैं ये, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नंबर 24 है कि व्हेन डिड जॉर्ज पंचम पास अवे। कह रहा है कि कब जॉर्ज फिफ्थ जो हैं
मरे तो 1936 में इनका डेथ हो जाता है। विच ग्रुप ऑफ राइटर्स कैन बी लिंक्ड विद द 20th सेंचुरी लिटरेचर, तो 20th सेंचुरी लिटरेचर जो है किन राइटर से लिंक्ड होता है, तो वह है जे.बी. शाह, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, H.G. वेल्स एंड जॉन गॉल्सवर्दी। ये 3 लोगों का नाम इसमें दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, जे.बी. शाह, H.G. वेल्स एंड जॉन गॉल्सवर्दी। नंबर 26 है फ्रेंड्स, द टर्म इमेजिज्म इज लिंक्ड विथ विच द फॉलोइंग, तो इमेजिज्म जो है फ्रेंड्स एक ऐसा टर्म है जो इजरा पाउंड से संबंधित है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ट्रेलिंग क्राउड्स ऑफ ग्लोरी डू वी कम फ्रॉम गॉड हु इज आवर होम्स। फ्रेंड आपको बता दें यहाँ से 27 से हमारा जो शुरू हो जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ से संबंधित क्वेश्चंस, कह रहा है कि ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी, ग्लोरी मतलब प्रतिभा, गौरव का जो घूमते हुए बादल है ना, डू वी कम फ्रॉम गॉड, क्या हम यहाँ मतलब है कि क्या भगवान के वहाँ से आते हैं, हु इज़ आवर होम, जो हमारा घर है। कुछ इस तरह की लाइन है फ्रेंड्स। आपको बता दें इमॉर्टलिटी ओड से यह लाइन लिया गया बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, पब्लिश होता है 1807 में, इसको ध्यान रखिएगा। वंस अगेन, ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी डू वी कम फ्रॉम गॉड हु इज़ आवर होम। नेक्स्ट है कि 28 कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ फेमस प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट वाज, तो कह रहे हैं कि फेमस जो प्रीफेस है, द प्रीफेस टू द सेकेंड एडिशन ऑफ द लिरिकल बैलेट, यानी कौन सा पूछ रहे हैं कि कौन सा जो पार्ट है लिरिकल बैलेट का वो बहुत फेमस है। जैसे 4 पार्ट में आया था ना, एक तो लिरिकल बैलेट आया था 1798 में, फिर आपका 1800 में आया था, फिर 1802 में आया था, फिर 1805 में आया था। तो वो कह रहा है कि जो सेकेंड आया था जिसमें प्रीफेस जुड़ा था ना, वो 1800 में जुड़ा था, तो वो बड़ा फेमस है, सेकेंड एडिशन जो है बहुत ही फेमस है। वी आर लेड अस्लीप इन बॉडी, कह रहा है कि हम शरीर में सो जाते हैं, एंड बिकम ए लिविंग सोल, और एक सजीव आत्मा बन जाते हैं, ऐसा बोला जाता है टिंटन एबी में। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। 1793 में फर्स्ट विजिट हुआ था और 1798 में सेकंड विजिट होता है 5 साल के गैप पर। टिंटन एबी की हम बात कर रहे हैं। वर्ड्सवर्थ रोट ए सोनेट ऑन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन साहब पर एक सोनेट लिखा था, ठीक है, टू मिल्टन नाम से। एक चीज़ ये, अथवा इसे हम लंदन 1802 भी बोलते हैं, लंदन 1802 भी बोलते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो 1802 में लिखा गया था। नेक्स्ट है कि फॉर नेचर यानी प्रकृति के लिए, देन टू मी वाज ऑल इन ऑल, यानी प्रकृति के लिए मैं जो है सर्वे सर्वा है, यानी कह रहा है कि यह लाइन फॉर नेचर देन टू मी वाज ऑल इन ऑल, यानी प्रकृति सब कुछ मेरे लिए सर्वे सर्वा है। टिंटन एबी में आपको बता दें, टिंटन एबी में विलियम वर्ड्सवर्थ साहब भी प्रकृति को सब कुछ मानते हैं, ठीक है। तो ये लाइन जो है फ्रेंड टिंटन एबी से है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नंबर नेक्स्ट है टू मी द मीनेस्ट फ्लावर, मेरे लिए जो ये फ्लावर है ना, दैट ग्रोज कैन गिव द थॉट्स, जो नए विचार उगाते हैं, जो नए विचार हमें देते हैं। दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स, यानी आंसुओं के लिए वो बहुत ही गहरे से क्या बोलते हैं, निकालते हैं। कुछ इस तरह की लाइन है फ्रेंड्स। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ग्रोज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स, आंसुओं के लिए बहुत ही नीचे दबे होते हैं, ठीक है, वो ऐसा लाइन बोला जा रहा है। ये लाइन भी इमॉर्टलिटी ओड से लिया गया है, जो 1807 में आता है, ठीक है। द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रीव बिसाइड अ ह्यूमन डोर, नंबर 33 है फ्रेंड्स, कह रहा है कि द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रीव बिसाइड अ ह्यूमन डोर, यानी सबसे प्यारी जो चीज़ है ना, वो जो कभी किसी इंसान के दरवाजे के बगल में उगी थी, यह बात बोला जा रहा है लूसी के लिए। टू लूसी जो पोएम है फ्रेंड्स, वहाँ से लाइन लिया गया है। द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर, डस्ट एज वी आर, कह रहा है कि हम जैसे कि धूल हैं। द इमॉर्टल स्पिरिट ग्रोज, यानी अगर आत्मा बढ़ती है, ठीक है, इमॉर्टल मतलब अमर आत्मा बढ़ती है। लाइक हारमोनी इन म्यूजिक, यानी क्या है, लाइक हारमोनी इन म्यूजिक का मतलब यह है कि जो संगीत में सामंजस्य की तरह वो आत्मा, अमर आत्मा जो है बढ़ती है, यदि हम धूल हैं तो। इस तरह से है लाइन। फ्रेंड्स आपको बता दें यह लाइन जो है प्रील्यूड से लिया गया है, और प्रील्यूड जो है 1805 में लिखा गया था, यानी लिखा गया था 1799 से लेकर के 1805 के बीच में। फाइनली जो पब्लिश होता है वो 1850 में होता है। ऑटोबायोग्राफिकल टचेस है। नंबर 35 है मी दिस अनचैटर्ड फ्रीडम टायर्स, आई फील द वेट ऑफ चांसेस डिजायर्स, दिस लाइन्स टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। तो कह रहे हैं कि ये लाइन जो है मी दिस अनचैटर्ड फ्रीडम टायर्स जो है ओड टू ड्यूटी से लिया गया है फ्रेंड,
और इसका जो है कह रहा है कि यह मतलब दिस अनचैटर्ड मीन्स अज्ञात स्वतंत्रता है। यह अज्ञात स्वतंत्रता क्या करती है, मी मने मुझे, टायर्स मने थका देती है। यह अज्ञात स्वतंत्रता मुझे थका देती है। आई फील द वेट, और कह रहा है कि क्या मैं महसूस करता हूँ ऑफ द चांस डिजायर, इच्छाओं का जो भार होता है ना, जो इच्छाओं का जो भार होता है वो मैं महसूस करता हूँ। ओ टू ड्यूटी से लिया गया ये लाइन है फ्रेंड, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। नंबर 35 है, हो गया। 36 की बात करते हैं कि कम ब्लेस्ड बैरियर बिटवीन डे एंड डे, यानी कह रहे हैं कि आओ ब्लेस्ड बैरियर बिटवीन डे एंड डे, यानी दिन और दिन के बीच जो धन्य, जो ब्लेस्ड बैरियर है, जो बैरियर समझ रहे हैं, एक बाधा होता है, जो धन्य बाधा है, उसकी बात कर रहा है कि डियर मदर अ फ्रेश थॉट एंड जॉयस हेल्थ, यानी जो ताज़े विचार हैं और जो हर्षित जो स्वास्थ्य है ना, यानी डियर मदर ऑफ फ्रेश थॉट एंड जॉयस हेल्थ। हाँ, फिर से सुन लीजिए, जॉयस हेल्थ और फ्रेश थॉट, यानी जो ताज़ा विचार हैं और जो खुशी वाले स्वास्थ्य हैं, हर्षित जो स्वास्थ्य है उसकी डियर माँ, इस तरह से लाइन बोला गया है। ये लाइन भी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया एक पोएम है टू स्लीप, वहाँ से लाइन लिया गया है टू स्लीप। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। कुछ कोट्स थे, आपको बता दें, कोट्स मैं लेकर के आऊँगा जल्दी ही विलियम वर्ड्सवर्थ से, पर बेस्ट इंपॉर्टेंट कोट्स होते तो हैं बहुत पकाऊ, लेकिन पढ़ना पड़ेगा ही हमें। चलिए बढ़ते हैं 37 की ओर फ्रेंड। द कॉटेज विच वॉज नेम द इवनिंग स्टार, हुज कॉटेज रेफर टू, तो माइकल का जो इवनिंग स्टार नाम था, उसके कॉटेज का नाम था माइकल का। ठीक है, नंबर नेक्स्ट है कि वर्ड्सवर्थ प्लान्ड लिरिकल बैलेट्स विद कॉलरिज इन 1797, 1797 में लिरिकल बैलेट पर दोनों लोग मिल करके प्लान किए थे। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, दोनों लोग प्लान करते हैं। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ पोएम माई हार्ट स्लिप्स अप्स वाज इन, तो आपको बता दें इसे द रेनबो भी बोलते हैं, इस पोएम को द रेनबो भी बोलते हैं। 1802 में ये लिखा गया है और 1807 में फाइनली पब्लिश होता है, इसको भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है कि वर्ड्सवर्थ वाज ऑनर्ड विथ अ विजिट बाय द क्वीन डोवागर इन 1814, तो कह रहे हैं कि क्वीन डोवागर जो हैं, ठीक है, उनके द्वारा वर्ड्सवर्थ को सम्मानित किया गया था। कब? 1840 में। वर्ड्सवर्थ रिकॉर्डेड हिज इंप्रेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ इंग्लैंड, किसमें? तो कह रहे हैं बुक 8th में, यानी एक्सकर्सन जो आया था 1814 में पब्लिश होता है। 1814 में एक्सकर्सन के 8वीं बुक में वो अपने मैन्युफैक्चरिंग जो डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थन इंग्लैंड में, उसका इंप्रेशन रिकॉर्ड करते हैं इस बुक में। नंबर नेक्स्ट है द पोएम लूसी वॉज रिटेन इन द सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट, तो कब आया था लिरिकल बैलेट? जो लूसी पोएम है तो वह 1800 में आया था, सेकेंड एडिशन 1800 में आया था लिरिकल बैलेट। वर्ड्सवर्थ वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट इन सक्सेशन टू साउदे, साउदे जो थे 1813 से लेकर के 43 तक थे, और 1843 से लेकर के 1850 तक विलियम वर्ड्सवर्थ रहते हैं एज अ पोएट लॉरेट। वर्ड्सवर्थ पोएम द स्पैरो नेस्ट वॉज रिटेन इन विच ईयर, तो कह रहा है फ्रेंड जो स्पैरो नेस्ट है वो जो है 1801 में लिखा गया है, पोएम है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ सोनेट आई थॉट ऑफ दी जो है, इसको ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कि यह पब्लिश होता है 1820 में, आई थॉट ऑफ दी, ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। नंबर नेक्स्ट, विच इज़ नॉट अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ, तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा पोएम है जो वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो डिपार्चर एंड अराइवल, तो आपको बता दें डिपार्चर एंड अराइवल, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपको बता दें डिपार्चर एंड अराइवल जो है एक पोएम है जो वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है फ्रेंड्स, और यह 1798 में लिखा गया था। एक चीज़, और इसे टू माई सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, टू माई सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। लिखा है डिपार्चर एंड अराइवल जो है वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया एक पोएम है। नंबर 47 है कि वर्ड्सवर्थ्स पोएम द एक्सक्यूर्सन बिलोंग्स टू द पीरियड बिटवीन 1791 टू 1797, यानी 1791 से लेकर के 1797 के बीच यह लिखा गया है, ठीक है, द एक्सक्यूर्सन। विच इज़ नॉट अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ, ये देखिए वर्ड
टू आइटम। ओड टू आइटम जो आपको बता दें, यह जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है फ्रेंड्स। आपको बता दें 1819 में लिखा गया था, जबकि 1820 में यह पब्लिश हो जाता है। ये पब्लिशिंग डेट है और ये कंपोजिंग डेट है। वर्ड्सवर्थ वॉज अपॉइंटेड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टैम्प्स फॉर हिज डिस्ट्रिक्ट। अपने ज़िले के स्टैम्प्स डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में अपॉइंट किए गए थे। कब? 1813 में। ठीक है, अपने ज़िले के स्टैम्प डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, सेलेक्ट किए गए थे 1813 में। वर्ड्सवर्थ पोएम द प्रिल्यूड वाज फिनिश्ड तो 1805 में समाप्त होता है, फाइनली 1850 में पब्लिश होता है। वर्ड्सवर्थ सोनेट इज कॉल्ड नॉट दिस सोनेट, कई बार पूछा गया है। 1827 में, देखिए 1927 है, 1827 में यह, कब? 1827 में यह पब्लिश होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, 1827 में। इज कॉल्ड नॉट दिस सोनेट। वर्ड्सवर्थ पोएम द रिवर डडन, एक पोएम है द रिवर डडन, वाज पब्लिश इन 1820, 1820 में पब्लिश होता है यह वर्क, इसको भी ध्यान में रखिएगा। वर्ड्सवर्थ बेस्ट वर्क वाज डन बिटवीन 1796 1808, 1796 से लेकर के 1808। बेसिकली आपको बताता 1797 98 बेसिकली माना जाता है, लेकिन टोटल पीरियड की अगर बात करते हैं तो 1796 से लेकर के 1808 के बीच में इनको बेहतर बेस्ट वर्क माना जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। वर्ड्सवर्थ हिज सिस्टर डोरोथी एंड कॉलरिज वेंट टू जर्मनी इन, तो कह रहे कि 1798 में वे लोग जर्मनी गए थे तीनों लोग। वर्ड्सवर्थ लिव इन क्लोज एसोसिएशन विथ कॉलरिज ड्यूरिंग, तो 1797-98 के बीच तीनों लोग बड़ा ही क्लोज थे। वैसे उनकी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ भी थी, लेकिन ये दोनों की बात हो रहा है, कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ का, तो ये दोनों लोग 97-98 में बहुत क्लोज रहे हैं। वर्ड्सवर्थ मैरिड हिज कजिन, आपको बता दें जो हैं मैरी हचिंसन जो है ना उनकी फ्रेंड थी, बल्कि डोरोथी वर्ड्सवर्थ की फ्रेंड थी, और इसलिए लोग कहते हैं कि कजिन थी, लेकिन मैंने जहाँ तक पढ़ा है फ्रेंड कजिन नहीं थी मैरी हचिंसन, वो डोरोथी वर्ड्सवर्थ की फ्रेंड थी। इसकी वजह से ये भी फ्रेंड थे, और फाइनली वो 1802 में शादी कर देते हैं मैरी हचिंसन से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड्सवर्थ्स पोएम द एक्सकर्सन वाज पब्लिश्ड इन विच, तो 1814 में पब्लिश होता है एक्सकर्सन। अ यंग फ्रेंड ऑफ वर्ड्सवर्थ रेजली कलवर्ट लेफ्ट हिम लेगेसी ऑफ 900 पाउंड 1795, कहना कि 1795 में उनके एक मित्र थे जिनका नाम था रेजली कलवर्ट, लेगेसी के रूप में 900 पाउंड छोड़ करके गए थे अपने मित्र के लिए, अर्थात विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। वर्ड्सवर्थ वेंट ऑन मेकिंग चेंजेस इन द प्रिल्यूड बिटवीन, 1805 से लेकर के 1850 के बीच में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं द प्रिल्यूड को लेकर के। वर्ड्सवर्थ रिसीव एन डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम, तो ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है डरहम यूनिवर्सिटी में जो डिग्री मिला था वो 1838 में मिला था। नेक्स्ट है कि विच बुक ऑफ द प्रिल्यूड डील्स विद द वर्ड्सवर्थ स्टे एट कैम्ब्रिज, तो कब वो ठहरे हुए थे कैम्ब्रिज में, तो वह कौन सा बुक बताता है प्रिल्यूड का, तो बुक 3 बताता है कि वो कैम्ब्रिज में ठहरे हुए थे। वर्ड्सवर्थ्स पोएम द वाइट डो ऑफ रेलस्टोन वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर, तो 1815, 1815 में द वाइट डो ऑफ रेलस्टोन जो है पब्लिश होता है। वर्ड्सवर्थ रिसीव अनदर ऑनररी डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, तो 1839 में एक डिग्री और प्राप्त करते हैं, कहाँ से, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से। द प्रिल्यूड बाय वर्ड्सवर्थ वाज रिटेन बिटवीन 1799 टू 1805, मैंने पहले ही बता दिया था। विच बुक ऑफ द प्रिल्यूड डील्स विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड वर्ड्सवर्थ स्टे इन फ्रांस, तो वो बताता है फ्रेंड्स बुक 9 बताता है कि वर्ड्सवर्थ जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से थोड़ा डील्स होते हैं, और साथ ही साथ कहाँ, फ्रांस में रुके हुए थे, ठीक है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो मेंशन होता है वो बुक 9 में, और साथ ही साथ फ्रांस की बात होता है तो बुक 9 में ही होता है। हु सेड वर्ड्सवर्थ वाज द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थ शायर, तो लॉवेल साहब ने बोला है, लॉवेल साहब ने बोला है कि वो हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थ शायर। वर्ड्सवर्थ रिगार्डेड नेचर एज अ मॉरल टीचर अ लविंग मदर, तो नेचर को एक नैतिक अध्यापक और एक प्यारी माँ से डिनोट करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। विच बुक ऑफ द प्रिल्यूड रिकॉर्ड्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ फैथ इन द अराइवल ऑफ न्यू डॉन, तो बुक 10th है, बुक 10th में वो रिकॉर्ड करते हैं वर्ड्सवर्थ का जो फैथ है उसको डिस्ट्रक्शन हुआ है, यानी ख़राब हुआ है, बर्बाद हुआ है इन द अराइवल ऑफ न्यू डॉन। वर्ड्सवर्थ सोनेट्स वेयर पब्लिश्ड, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1838 में पब्लिश होता है विलियम वर्ड्सवर्थ के जितने भी सोनेट्स होते हैं। विच बुक ऑफ द प्रिल्यूड इज कंसर्न्ड विद द फर्स्ट स्टेज ऑफ नेचर्स रोल इन द वर्ड्सवर्थ लाइफ, तो बुक फर्स्ट ही है, जब फर्स्ट स्टेज की बात कर रहा है नेचर के जो रोल है वो उस रोल के बारे में फर्स्ट स्टेज बात कर रहा है, तो ये बुक फर्स्ट में ही मेंशन किया गया होगा, वेल नन है। व्हेन वर्ड्सवर्थ्स मदर पास अवे वाज 8 years old,
जब वर्ड्सवर्थ की माता जी का देहांत हुआ था तो वह उस समय मात्र 8 वर्ष के थे, जबकि उनके पिता का देहांत हुआ था तो वह 13 वर्ष के थे। छोटी छोटी बातें हैं, पूछी जा सकती हैं। वर्ड्सवर्थ वेंट टू सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज 1787, 1787 में सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज जाते हैं। वर्ड्सवर्थ मेड ए ट्रिप टू द आल्प्स इन 1790, अर्थात 1790 में आल्प्स का एक ट्रिप होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ वाज द सेकंड सन ऑफ जॉन वर्ड्सवर्थ, जॉन वर्ड्सवर्थ के दूसरे नंबर के बेटे थे विलियम वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ पीटरवेल एंड वेगनार दोनों पोयम है, पीटरवेल एंड वेगनार जो है 1819 में पब्लिश होते हैं, बस इसको ध्यान में रखना है। वर्ड्सवर्थ वाज प्लेस्ड ऑन द सिविल पेंशन लिस्ट, अच्छा सिविल पेंशन लिस्ट में कब शामिल हुए थे, तो वो 1842 में इन्हें पेंशन लिस्ट में शामिल किया गया है। वर्ड्सवर्थ पोयम एन इवनिंग वॉक वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर, तो कह रहा 1793 में एन इवनिंग वॉक आया था। वर्ड्सवर्थ इज़ द ग्रेटेस्ट सोनेट्स राइटर इन इंग्लिश लिटरेचर नेक्स्ट आफ्टर, तो शेक्सपियर और मिल्टन के बाद तीसरे नंबर के सोनेटियर्स माने जा सकते हैं विलियम शेक्सपियर और जॉन मिल्टन के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ फर्स्ट विजिट टू फ्रांस हैड बीन मेड इन, तो 1790 की बात कर रहा है कि 1790 में पहली बार वह फ्रांस विजिट किए थे, फर्स्ट विजिट टू फ्रांस 1790। विच बुक द प्रील्यूड डिस्क्राइब द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर ऑन वर्ड्सवर्थ, तो बुक सेकंड में प्रभावित होते हैं वर्ड्सवर्थ जो है नेचर से बड़ा ही प्रभावित हुए हैं, उसके बारे में वर्णन किया गया बुक सेकंड में। वर्ड्सवर्थ विजिट फ्रांस फॉर द सेकंड टाइम, तो 1791 में सेकंड टाइम वो विजिट करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। फर्स्ट टाइम 1790 में और सेकंड टाइम 1791 में। हु इज़ द राइटर ऑफ द मेलेसियस पैम्फलेट इंटाइटल्ड अ ग्रोड्स वर्थ बीटा बॉट विद द मिलियन ऑफ रेपिटेंस। फ्रेंड्स आपको बताना शेक्सपियर पर अटैक करते हुए इस किताब को लिखा गया था, जिसमें रॉबर्ट ग्रीन साहब ने अब स्टार्ट करो बोला था विलियम शेक्सपियर को। अब यहाँ से 83 से हम लोग विलियम शेक्सपियर से संबंधित क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो रॉबर्ट ग्रीन साहब ने यह बुक जो आया था 1592 में आया था, उसमें उन्होंने अब स्टार्ट करो बोला था विलियम शेक्सपियर को। तो ये जो बुक है अ ग्रोड्स वर्थ ऑफ वीट बॉट विथ अ मिलियन ऑफ रेपिटेंस जो है रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा लिखा गया है। रॉबर्ट ग्रीन एक यूनिवर्सिटी बीट्स में से एक थे। Who ridiculed Shakespeare by saying that he knew, तो कौन मजाक बनाया था स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक का के, तो बेन जॉनसन साहब थे जिन्होंने बोला था। एल्डस हक्सले की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो एल्डस हक्सले टुक द हिंट फॉर द एक उनका नावल है जिसका नाम है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, टेम्पेस्ट से लिया गया फ्रेंड, जो 1611 में आया था। और आपको बता दें जो टेम्पेस्ट है, टेम्पेस्ट से बेस्ड जो ब्रेव न्यू वर्ल्ड है वो 1932 में आता है बाई एल्डस हक्सले के द्वारा, ठीक है, एक नावल है जो टेम्पेस्ट पे आधारित है। नंबर 86 है शेक्सपियर वाज बोर्न एट स्टेटफोर्ड एवन, स्टेटफोर्ड was the name of the town where he was born. What was Avon? तो एवन क्या है, तो एवन कह रहा है कि एवन रिवर ऑन द बैंक ऑफ विच स्टेटफोर्ड आर सिचुएटेड, कह रहा है कि एक नदी है एवन जहाँ पर स्टेटफोर्ड जो है स्थापित है, स्थित है। एज कैन नॉट विथर नॉर कस्टम स्टेल, कह रहा है कि न तो उम्र उसे मुरझा सकती है और न ही परंपराएं उसे बासी कर सकती हैं। फ्रेंड एंटोनियो क्लियोपात्रा के द्वारा लाइन है, और आपको बता दें यह लाइन बोला गया है एग्रिप्पा के द्वारा, हाँ एग्रिप्पा के द्वारा बोला गया है क्लियोपात्रा की प्रशंसा करते हुए। फ्रेंड्स बात करते हैं अगर एंटोनियो क्लियोपात्रा का, तो 1607 में लिखा गया है एंटोनियो क्लियोपात्रा। इस पर बेस्ट ड्राइडेन साहब का ऑल फॉर लव आया था 1677 में, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इमोजन जो है हीरोइन है किसका, तो सिम्बलिन की एक हीरोइन है, इसको ध्यान रखिएगा। एक हरमियोन आता है, हरमियोन जो है विंटरस्टेल की हीरोइन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। हु इज़ द एथर ऑफ द क्रिटिकल वर्क शेक्सपियर सोनेट रिकॉन्सिडर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, सैमुअल बटलर का यह वर्क है, मैंने कई बार बताया भी है। द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैज इट प्रोड्यूस्ड और मायरियड माइंडेड शेक्सपियर, तो इतना ही से आपको पता चल रहा है। मायरियड माइंडेड जो है कॉलरिज साहब बोले हैं विलियम शेक्सपियर को, आवर मायरियड माइंडेड शेक्सपियर, कॉलरिज साहब ने बोला है, इस ऑब्जर्वेशन को ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, स्वीट आर द एज ऑफ एडवर्सिटी, एज यू लाइक इट से लाइन लिया गया है, एज यू लाइक इट से, ठीक है, स्वीट आर द एज ऑफ एडवर्सिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ डिविनिटी दैट सेव्स आवर एंड्स और ह्यू देम हाउ वी विल। फ्रेंड्स आपको बताते हैं हैमलेट के द्वारा, ये हैमलेट से लिया गया लाइन है, और ये लाइन का मतलब कह रहा है कि एक दिव्यता है, क्या है, एक डिविनिटी है, यानी दिव्यता है जो हमारे लक्ष्यों को आकार देती है। एंड्स माने यहाँ लक्ष्य होता है, हमारे लक्ष्यों को आकार देती है। और अ फ्यू देम हाउ वी विल, और कह रहा है कि हम उन्हें जैसे चाहें वैसे उसे ढाल सकते हैं, यानी जैसे हमारी इच्छा हो हम उसे वैसे बना सकते हैं। और वो डिविनिटी जो है फ्रेंड्स, डिविनिटी हमारे लक्ष्यों को आकार देती है। हैमलेट के द्वारा लाइन बोला गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
ये जो है लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। कह रहा है फ्रेंड्स, ये लाइन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैकबेथ के द्वारा लाइन है। और एक्ट फिफ्थ सीन फिफ्थ की अगर बात कर रहा है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और यहाँ जो साउंड एंड फ्यूरी जो है एक नॉवेल है अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा, शायद अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा, नहीं विलियम फाकनर के द्वारा एक नॉवेल है साउंड एंड फ्यूरी, यहीं से लिया गया है, ठीक है, शेक्सपियर के मैकबेथ से। एक्ट फिफ्थ सीन फिफ्थ से लिया गया लाइन है। ही वॉज नॉट ऑन अफेज बट ऑल टाइम्स नेचर हैज सेल्फ प्राउड ऑफ डिजाइंस। आपको बता दें फ्रेंड्स, ये लाइन आपको इतना ही से पता चल जाएगा। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट ऑल टाइम्स, वह सिर्फ एक युग के नहीं थे बल्कि पूरे समय के थे। नेचर हैज सेल्फ वॉज प्राउड ऑफ हिज डिजाइन, और प्रकृति जो है खुद उन पर बहुत ही गर्वान्वित महसूस करती है स्वयं। वो डॉक्टर जॉनसन के द्वारा बोला गया है, किसमें, विलियम शेक्सपियर के बारे में, प्रीफेस टू शेक्सपियर में। प्रीफेस टू शेक्सपियर जो है 1765 में आया है, 1765 में आया है प्रीफेस टू शेक्सपियर बाई डॉक्टर जॉनसन, हु इज़ द राइटर ऑफ द क्रिटिकल बुक कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। ये देखिए बुक का नाम है कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर प्लेज, जो है हैजलिट, विलियम हैजलिट के द्वारा लिखा गया बुक है ऑन शेक्सपियर। द प्ले वेयर द हीरो सीजर इज किल्ड एट द एंड ऑफ एक्ट 3 बट द प्ले कंटिन्यूड इन एक्ट 5 इज शेक्सपियर्स जूलियस सीजर। जूलियस सीजर जो एक ऐसा प्ले है जो जूलियस सीजर जो इसमें हीरो है एक्ट 3 के अंत में मर जाता है, जबकि प्ले जो है कंटिन्यू होता है एक्ट 5 तक। ये भी इंपॉर्टेंट है। इज़ द प्ले विच इज़ द हीरो एंड द हीरोइन डाई टुगेदर, तो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। रोमियो एंड जूलियट है, और रोमियो एंड जूलियट जो है 1595 में लिखा गया था, जबकि 1597 में परफॉर्मेंस होता है। दोनों हीरो और हीरोइन एक साथ मर जाते हैं और रोमियो एंड जूलियट में, ठीक है। ही वॉज द मैन who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and the most comprehensive soul। तो the most comprehensive soul बोला है किसने, ड्राइडेन साहब ने बोला है विलियम शेक्सपियर को most comprehensive soul। बस इतना ध्यान रखिएगा, बाकी बढ़ते हैं आगे। in which play does Hermione appear as the heroine। हीरोइन है तो विंटरस्टेल है। विंटरस्टेल की बात करते हैं तो 1609 से लेकर के 11 के बीच में लिखा गया है विंटरस्टेल, और सिम्बलिन में इमोजन है और इसमें हर्मियोन है। फॉर व्हाट इज़ द फ्रेज द माउस ट्रैप यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हैमलेट, तो माउस ट्रैप को ही हम प्ले विद इन प्ले बोलते हैं इन हैमलेट में, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 2 शेक्सपियर डेडिकेट्स हिज फर्स्ट नरेटिव पोएम वीनस एडोनिस। वीनस एडोनिस आपको बता दें 1593 में आया है, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट किया गया है यह पोएम। द ल्यूनाटिक द लवर एंड द पोएट आर इमेजिनेशन ऑफ ऑल कम्पैक्ट, ये 102 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड। कह रहा है पागल, ल्यूनाटिक मतलब पागल, सॉरी हाँ इतना पकड़ लेते हैं, हाँ कह रहा है कि पागल और प्रेमी और कवि, ये तीनों जो हैं यानी पागल, प्रेमी और कवि जो है आर इमेजिनेशन ऑफ ऑल कम्पैक्ट, यानी पूर्ण रूप से क्या है, सभी कल्पना से परिपूर्ण हैं, सभी कल्पना से परिपूर्ण हैं, ऐसा बोला जाता है मिडसमर नाइट ड्रीम में। और किसने बोला है तो थेसियस बोलता है ऐसा, ठीक है, थेसियस। अब मिडसमर नाइट ड्रीम की बात करते हैं तो 1595-96 में लिखा गया बाय विलियम शेक्सपियर। फेम, अब यहाँ से बात कर लेते हैं हम लोग किसके बारे में, जॉन मिल्टन के बारे में। फेम इज़ द लास्ट इन्फॉर्मेटी ऑफ द नोबल माइंड, कह रहा है कि सच्चे माइंड का प्रसिद्धि जो है, प्रसिद्धि महान मन की अंतिम दुर्बलता है, यानी प्रसिद्धि जो है महान मन की अंतिम दुर्बलता है। लेसिडस के द्वारा बोला गया है 1637 में लिखा गया। एडवर्ड किंग के डेथ पर यह लिखा गया था भाई मिल्टन बारोड द आइडिया थीम फॉर कॉमर्स, तो कॉमर्स आया था 1634 में और आइडिया मिला था होमर के ओडिसी से। मिल्टन डिराइव द टाइटल ऑफ हिज एरोपेजिटिका फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एरोपेगस। व्हाट वाज एरोपेगस, तो एरोपेगस आपको बता दें एक ग्रीक हिल है, एक पहाड़ी है, वेयर द ट्रिब्यूनल फॉर द लिबर्टी ऑफ स्पीच वाज हिल्ड, जहाँ पर जो स्वतंत्रता के स्पीच होता है ना वहाँ पर आयोजित किया जाता था एरोपेगस। और 1644 में एरोपेजिटिका आता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस पर बात करता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट डिवाइडेड इनटू द सेम नंबर ऑफ द बुक्स एज डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी में जो दांते एलिगरी के द्वारा लिखा गया 12 बुक, तो सेम मिल्टन के पैराडाइज लास्ट में भी 12 बुक्स हैं। व्हाट पोस्ट डिड मिल्टन होल्ड ड्यूरिंग द गवर्नमेंट, तो लैटिन सेक्रेटरी के पोस्ट पर थे, 1649 में इन्हें नियुक्त किया गया था। व्हाट इन मी इज़ डार्क इल्यूमाइन, कह रहा है कि जो कुछ भी मुझे मेरे अंदर अंधकार है उसे जला दो। और व्हाट इज़ लो, और जो कुछ भी नीचा है उसे ऊपर उठा दो और मेरी सहायता करो। ये बुक फर्स्ट में बोला गया लाइन है इन पैराडाइज लॉस्ट। नेम द वुमेन होम सैमसन अगेनिस्ट लव्ड एंड बिट्रेड हिम, तो कह रहा है कि वह बुक उस औरत का नाम पूछ रहा है सैमसन अगेनिस्ट में, तो डेलिला है। और डेलिला जो है सैमसन अगेनिस्ट में एक औरत है जो उसे प्यार करती है, उसे धोखा दे देती है। ये आया था 1671 में बाय जॉन मिल्टन।
इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट एडम एंड यू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो पहली बार मिलते हैं एडमोलॉजिस्ट, तो बुक 4th है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बिगिंस विद द इन्वोकेशन ऑफ टू लाइट, तो बुक 3rd में इन्वोकेशन ऑफ लाइट होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इन मिल्टन्स फेमस मास कोमोस सिग्निफिकेंट कैरेक्टर इज सर्स, इसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम सर्स है। सर्स कौन है? तो कोमोस की माँ है। कोमोस एक मास्क है, 1634 में लिखा गया था। कैप्टन और कॉर्नेल आर नाइट इन आर्म्स, कह रहा है कि चाहे कैप्टन हो और चाहे कर्नल हो, चाहे कोई बहादुर योद्धा हो कोई आर्मी में, तो कह रहा है दिस इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ द सोनेट रिटन बाय मिल्टन। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द सोनेट? तो सोनेट का टाइटल है कि व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी। आपको बता दें 113 नंबर का क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा कि यह टाइटल है जिसमें कैप्टन और कॉर्नल और नाइट आर इन आर्म्स लाइन बोला गया है। एक सोनेट है विलियम जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा हुआ, व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी। मिल्टन रोट अ सोनेट ऑन द डेथ ऑफ हिज वाइफ, अपनी पत्नी के डेथ पर एक उन्होंने सोनेट लिखा था ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ। तो पूछ रहे हैं कि वह कौन सी पत्नी थी जिस पर इन्होंने लिखा था, तो वह है कैथरीन वुडकॉक हैं। और 1658 में उनकी पत्नी का डेथ हो जाता है और 1658 में वह यह जो सोनेट है लिखा जाता है। सोनेट नंबर 23 है, 23वां सोनेट है, ठीक है। जबकि आपको बता दें यह जो सोनेट है व्हेन द नहीं सोनेट जो है नंबर नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं, उसको नेक्स्ट में हम बोल देंगे। कह रहा है 115 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मिल्टन रोट अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पम्फलेट एंड ट्रीटीज, कह रहा है कि जो ट्रीटीज लिखे हैं वो उसे ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है, ट्रैक्ट बोलते हैं, जो प्रोज में लिखा जाता है, जितने भी पम्फलेट्स हैं या ट्रीटीजेज हैं और वो सब ट्रैक्ट बोला जाता है। अब मैंस फर्स्ट ओबेडियंस डिसओबेडियंस एंड द फ्रूट ऑफ द फॉरबिडन ट्री हुज मॉर्टल टेस्ट ब्रॉट डेथ इन द वर्ल्ड एंड ऑल ओवर वो व्हाट फ्रूट वाज द, तो कह रहा है जो फ्रूट की हम बात कर रहे हैं वो लाल कलर का है जिसे हम एप्पल कहते हैं। कह रहा है कि वही है मनुष्य की जो पहली अवज्ञा और निषिद्ध वृक्ष के फल के बारे में, जिसका नश्वर स्वाद जो है इस दुनिया में मृत्यु और बहुत सारे दुखों को लेकर आया, तो वो क्या है? तो वो एप्पल है, वही फल है। इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट डज मिल्टन डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ फ्री विल एंड डिवाइन जस्टिस, यानी डिवाइन जस्टिस और फ्री विल के बारे में के सिद्धांतों के बारे में बात होता है, तो वह बुक 3rd में होता है, पैराडाइज लॉस्ट के बुक 3rd में। अ सेंसिटिव इंग्लिश वुमन हु फॉल्स इन लव विथ ऑस्ट्रियन पेंटर ओवर द ऑब्जेक्शन ऑफ हर ग्रैंडफादर। अब हम जॉन गाल्सवर्दी के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। अपने दादाजी के ऑब्जेक्शन के बावजूद भी एक ऑस्ट्रेलियन पेंटर के प्यार में पड़ जाती है। वो एक सेंसिटिव इंग्लिश वोमेन है। वो किस में है? तो विला रूबियन में दिखाया गया है, जो 1900 में पब्लिश होता है बाय जॉन गाल्सवर्दी। जॉन बाइल्डर इज लेफ्ट अलोन इन आइसोलेशन हो जाते हैं अकेले, और किस में? ए फैमिली मैन, जो 1921 में पब्लिश होता है बाय जॉन गाल्सवर्दी। मिस्टर चार्ल्स विंसर इज अ ओनर ऑफ मेल्टन कोर्ट इन लॉयल्टीज। लॉयल्टीज आया था 1922 में, और कह रहा है कि लॉयल्टी में जो मेल्टन कोर्ट की बात है उसका ओनर कौन है? तो मिस्टर चार्ल्स विंसर हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, जॉर्ज डेडमॉन्ड इज़ द क्लेयर्स हस्बैंड इन द फगेटिव। फिगेटिव जो 1913 में पब्लिश होता है, क्लेयर्स के हस्बैंड हैं जॉर्ज डेडमॉन्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।